मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित हिंदी जो आपके पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 से पाठ संख्या गद्य भाग से पाठ संख्या 7 इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर यानी इसका जो पाठ का शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ यानी पतझड़ यानी पत्ते जो झड़ने की जो क्रिया है उस काल को हम पतझड़ कहते हैं। शरद ऋतु का यहाँ पर वर्णन है। जब यह पत्ते गिरते हैं तो वसंत ऋतु में फिर से यह पत्ते जो हैं नए वाले पत्ते पेड़ पर उगते हैं। तो उससे पहले जो है पतझड़ का टूटी पत्तियां जो हैं, पतझड़ यानी झड़ना, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 2 कहानियों का अध्ययन है। पहला है गिन्ने का सोना, दूसरा है जैन की देन। तो इस दोनों में से आपके जो इस वायरस के वजह से कोविड-19 वायरस के वजह से सिलेबस को घटाया गया है। तो गिन्ने का सोना पहला जो है वह हटाया गया है। तो दूसरा भाग है जैन की देन, जो जापानियों के बारे में रविंद्र केलेकर ने बहुत ही खूबसूरती से वे स्वयं वहाँ पर जाकर अनुभूतियों को अपने सम्मुख रखने का प्रयास किया है। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ पढ़ने से पहले इसके लेखक रविंद्र केलेकर जो कोंकणी लेखक या कवि हैं तो उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कवि जो है लेखक परिचय देखेंगे जो इस प्रकार है। रविंद्र केलेकर 1925 से 2010 में इनका देहावसान हो गया। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। देखिए, इनका जन्म जो काल है वह स्वतंत्र पूर्व भी रहा, स्वतंत्र बाद भी रहा। तो उस समय जो है मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता थी, इसीलिए गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतन के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में, अनुभवजन्य यानी अनुभव ज़्यादा होना, टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। तो इस प्रकार वे पहले से ही जो है छोटे थे तब से ही इन्होंने छात्र जीवन से ही लिखना जो है और गोवा मुक्ति आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। आगे देखेंगे, कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। देखिए, कोंकणी जो है महाराष्ट्र में जो किनारे भाग में समुद्र के तट पर बोली जाती है, उसी प्रकार गोवा, ये दोनों राज्य जो हैं हमारे कर्नाटक जो सीमा से लगे हुए हैं। हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन्होंने कुल मिलाकर कोंकणी में 25 लिखे हैं, मराठी में 3,
केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। काका कालेलकर का आपने जो है अध्ययन किया है, तो उनके पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो है उस समय यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इनको कोंकणी साहित्य के अंतर्गत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आप उनका चित्र जो है इस समय देख रहे हैं, यही उनका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो आगे देखेंगे गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समीधा, सांगली, ओथांबे। मराठी में जो ये है कोंकणी में थे, अभी मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला, और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां जो है इनकी प्रसिद्ध जो है कृति है। तो इसमें पूरा उन्होंने 2 प्रकार के लिखा है, लेकिन आपके सिलेबस को घटाने के वजह से दूसरा जो है झेन का देन उसे उतना ही हमें पढ़ना है। तो पाठ को पढ़ने से पहले पाठ प्रवेश में क्या निहित है उसे हम देखेंगे। जैसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। कविता छोटी होती है लेकिन उसमें अर्थ जो है बहुत ही गंभीर गहरा होता है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गई रहे तोता दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। देखिए, सरल शब्दों में लिखना, थोड़े शब्दों में जैसे बहुत घुमा फिरा कर लिखने से के बजाय आप थोड़े शब्दों में लिखना ही बहुत ही कठिन होता है, फिर भी यह काम होता रहा। फिर भी ऐसे नहीं कि यह कठिन है, इसका मतलब काम जो है यह होता रहा। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। देखो, ये पंचकथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, ये सभी जो है छोटे सरल और छोटे शब्दों में लिखने का ही प्रयास किया गया, इसका प्रमाण है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। कोंकणी में जो है उसका काम जो है रविंद्र केलेकर ने किया है। दूसरा प्रसंग झेन की देन, पहला तो आपके लिए निकाला गया है, इसीलिए दूसरा प्रसंग जो है यानी झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाती है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले ही जो जापान के लोग हैं भागदौड़ की ज़िंदगी है उनकी, क्योंकि वह अमेरिका से जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनके जैसा तरक्की करने के लिए वो दिन रात जो है वह परिश्रम कर रहे हैं। इसमें उनको तनाव ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी मानसिक भी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो एक संजीवनी है वो बौद्ध दर्शन, उसमें एकाग्रता को वह बरकरार रखते हुए और इसलिए पल भर के लिए वह शांत रह पाते हैं। तो अब हम वक्त न गवाते हुए पाठ की ओर बढ़ेंगे जो झेन की देन कहते हैं,
झेन की यानी देने की क्रिया, देन यानी देने की क्रिया झेन में किस प्रकार है उसका वर्णन किया गया है। यह एक जापान में जो लेखक स्वयं गए हुए थे, वहाँ की जापानियों में बढ़ती मनोरुग्णता, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। टी सेरेमनी का अनुभव, यहाँ पर टी सेरेमनी किस प्रकार अनुभव होता है। शांति का अनुभव, यानी देखिए वहाँ पर शांत, जो भागदौड़ ज़िंदगी में किस प्रकार शांत रहे हैं उसका भी अनुभव होता है। और वर्तमान का अनुभव, वर्तमान में किस प्रकार हैं उसका भी वर्णन जो है इस झेन की देन में आपके सम्मुख जो है लेखक रविंद्र केलेकर ने आपके सम्मुख रखा हुआ है। जो चलिए अब पतझर में टूटी पत्तियां जो शीर्षक है उसमें दूसरा जो कहानी है, कथा है झेन की देन, इसका विवरण करेंगे। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। देखिए मानसिक से अस्वस्थ जो है यहाँ पर मनोरोग, मानसिक रोग से यहाँ पर ज़्यादातर लोग 80% लोग ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर भागदौड़ की ज़िंदगी है, कभी यहाँ पर रुकते नहीं हैं, केवल काम काम। ये जो हैं अमेरिका उन पर जब अणुबम फेंका था तो ये तहस नहस हो गया था। छोटा सा यह देश है, लेकिन अमेरिका से टक्कर लेने की भी यह सोचता है और प्रतिस्पर्धी समझता है। और इतना छोटे, इतने जो है पूरा तहस नहस होते हुए भी बहुत ही जल्दी ये जो है उभर कर बहुत ही तरक्की की है जापान देश। तो यहाँ पर मानसिक रोग भी बहुत देखने को मिलते हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। हमारे जीवन की, वहाँ पर लेखक जो है एक जापानी से मिलकर उससे बातचीत कर रहा है। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। यहाँ पर चित्र के मुखांतर देख सकते हैं जो कर्मचारी या मजदूर हैं या काम करने वाले हैं कंपनी में, वह कितने तेज अपने जो है काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। यहाँ पर देखिए कोई बोलता नहीं है, बकता है। यहाँ पर हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। देखिए क्योंकि उनका जो दर्द है, घाव पर नमक छिड़कने का जो काम अमेरिका ने किया है, अभी भी उसे शत्रु मानता है, प्रतिस्पर्धी मानता है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। देखिए 1 महीने में जो काम होने का वह हम 1 दिन में करेंगे तो वह सच में मानसिकता जो है वह होती ही रहती है। तो इस प्रकार आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर लोग जो है भागदौड़ कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, वह उनके चेहरे पर यही दिखा रहे हैं कि जापानियों के वह जल्द से जल्द अपने काम के ओर अग्रसर होए और जल्द से जल्द, क्योंकि उनको इतने समय में ही ये जो काम है वह पूरा करना पड़ता है। जापानीज़ में कोई, देखिए आप भारत और जापान का एक उदाहरण लीजिए। यदि भारत में कोई बंद का घोषणा की गई हो तो वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, सभी दुकानें बंद किए जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर यदि आप कोई स्ट्राइक कह लीजिए, आंदोलन करने के, वह 5 घंटे का या 8 घंटे का काम है तो वह 9-10 घंटे करते हैं, 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटा। तभी आप समझना चाहिए कि इनको कोई तकलीफ़ है, ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे 2 घंटा ज़्यादा करने से काम भी ज़्यादा हो गया,
जो है उत्पन्न भी ज़्यादा हो गया। हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसीलिए वह जो जापान जो है तरक्की कर रही है। उनके चेहरे पर देखिए पूरे जो हैं वह अपने काम की ओर जाने के लिए उत्सुक हैं, और देखिए किस प्रकार वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। आगे है, वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। दिमाग की जो दिमाग सोचता है वह दूसरे हाथ वगैरह हम नहीं काम कर सकते। उसी स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। यहाँ पर यांत्रिक जीवन के बारे में लेखक बता रहे हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। उन्होंने यह जो दिमाग को है एक ट्रेन के बराबर उसे कहा गया है। जब देखिए यहाँ पर वे कहते हैं कि अधिक रफ्तार होने के कारण वहाँ पर ट्रेन जो है अचानक रुक जाती है, तो इसीलिए ट्रेन जो अति वेग से जाती है तो वो तुरंत ब्रेक को नहीं दबाता है, उसे रोकता नहीं है, धीरे धीरे रोकते हुए जाता है। लेकिन ऐसे ही उन्होंने उदाहरण दिया कि एक स्पीड ट्रेन है और वह जब चल रही है तो अचानक उसे रोक दिया जाता है, तो पीछे के जो डब्बे हैं पूरे तहस नहस हो जाता है और इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो आपको मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको समझ में आया होगा, हम जेन के देन जो रविंद्र केलेकर के द्वारा रचित, वहाँ पर उन्होंने स्वयं अनुभव किया है आपके सामने जापान में होने वाली जो वहाँ पर तो काम तो अति शीघ्र करते हैं, लेकिन उससे पीछे भी जो तनाव है उन्हें मानसिक जो 80% लोग यहाँ पर मनोरुग्ण हैं। यह बात कहने के लिए कह रहे हैं कि दिमाग जो है ठंडा रखना है। यहाँ पर उनके जो चित्र के मुखांतर मैंने आपको यह कहानी जो है सिखाने की कोशिश की जापानियों की, और उनकी जो किस प्रकार उनकी गुण हैं, जैसे वह चलते नहीं हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं हैं, बकते हैं, किस प्रकार वह अपने काम की ओर जाने की लालसा और उनमें पूरा जो है तनाव जो है काम के प्रति ही होता है, क्योंकि वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धी करने लगे हैं। इस प्रकार जो है आज हमने किस प्रकार जापान में मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं उसका थोड़ा बहुत अंश हमने आज विवरण किया है। अगले जो वीडियो में मैं वहाँ पर एक टी सेरेमनी किस प्रकार, यानी चाय पीने का जो एक होटल या दुकान को कह लीजिए, वहाँ पर जाकर किस प्रकार लेखक का अनुभव होता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।